तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हमें कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें उस कंपनी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, हमें उसकी क्वालिटी भी चेक करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने होंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, एक क्वेश्चंस की चेकलिस्ट है। आप एक एक करके उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते जाइए। आप अपने आप को आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। बट हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? क्यों, देखिए, एक कंपनी है XYZ। अब हर कंपनी को ना उसका ऑनर नहीं चलाता। पहली चीज़ तो ये, कंपनी में ना मैनेजमेंट होते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है वो कंपनी को चलाता है, सारे काम वगैरह वो देखता है, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना होता है, बट एक्चुअल में जो कंपनी रन करता है वो मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर हमें देखना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंस है और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए हमें कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चेक करना ज़रूरी है। प्लस क्या कंपनी मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है? अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कुछ कंपनीज की होंगी, प्लस कुछ हमारी जो रेगुलेटरीज हैं जैसे सेबी हो गई, ठीक है, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। तो क्या कंपनी का मैनेजमेंट उन सारे चीज़ों को फॉलो कर रहा है फिर नहीं? तो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि कंपनीज आर ऑर्गेनाइजेशन वेयर ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। हाँ, कंपनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे कंपनी की ओनरशिप अलग होती है उसके मैनेजमेंट से, ठीक है। मतलब ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। वाइल शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी, मतलब कंपनी किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की होती है। द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज हेल्डेड बाय ए सेपरेट मैनेजमेंट टीम। मतलब डे टू डे जो वर्क होता है वो एक टीम के द्वारा रन किया जाता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है मैनेजमेंट टीम, कंप्राइजिंग ऑफ द CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर बिलो दैम, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट टीम होती है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? तो उनमें जो सबसे मेन होता है वो होता है CEO, ठीक है। और जिसे आप बोल सकते हो कि हाँ कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है। एंड और उसके अंडर में जो लोग होते हैं, द मैनेजमेंट टीम रिपोर्ट्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो मैनेजमेंट होता है ना वो रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी एस को ऐसे समझ लीजिए कि इस तरीके से है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हो गया हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आ गया यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट, फिर उसके बाद बाकी एम्प्लॉयज़। इस तरीके से होता है, ठीक है। दिस सेपरेशन इन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप क्रिएट्स एन एजेंसी रिस्क। अब देखो, अब मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है, तो उसकी वजह से रिस्क भी होता है। रिस्क क्यों होता है? क्योंकि अब हम तो, मतलब हम लोग ओनर हैं, हमने मैनेजमेंट हमने, मतलब हमने कुछ टीम्स बना दी, ठीक है। हमने तो सोचा भाई वो हमारे हिसाब से काम करेंगी, बट हो सकता है कि वो लोग हमारे हिसाब से काम ना कर रहे हो, वो पूरी ऑनेस्टी के साथ काम ना कर रहे हो। तो वहाँ पर एक एजेंसी ऑफ रिस्क वहाँ पे बना रहता है। इन अदर वर्ड्स, द शेयर होल्डर्स रिलाई ऑन मैनेजमेंट टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आम भाषा में बोले तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? वो रिलाई करते हैं मैनेजमेंट के वर्क पे, कि मैनेजमेंट काम करेगा कंपनी के इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड शेयर होल्डर्स। However, there is a risk that the management may pursue their personal interest at the cost of shareholders or may not be capable enough to effectively run organization। हाँ, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी जो मैनेजमेंट है वो अपने पर्सनल, मतलब अपने खुद के जो इंटरेस्ट है, या फिर आप बोल सकते हो ना जैसे खुद के कुछ पर्पस होते हैं, वो उसके हिसाब से काम कर रही हो। मतलब वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है और ना वो कंपनी के इंटरेस्ट वगैरह देख रही है। मतलब कंपनी जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ वो काम ही नहीं कर रही है, सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो काम कर रही है। Therefore, one of the critical areas an analysis needs to evaluate during a company analysis is the competency and
इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड बोर्ड। तो इसीलिए हम जैसे लोगों के लिए, यानी कि एक एनालिसिस्ट के लिए ज़रूरी है कि जब हम कंपनी का एनालिसिस कर रहे हों तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो कंपनी मैनेजमेंट है वो कितना कॉम्पिटेंस है, ठीक है, वो कितना ईमानदार है। बट ये देखो, अब किसी की ईमानदारी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब देखा जाए तो अब कैसे आप ये तोलोगे कि कौन सा इंसान कैसा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे लिए फिर कंपनी जो मैनेजमेंट है उनका बिहेवियर और उनके रिव्यूज़, मतलब कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिव्यूज़ वगैरह देखना ज़रूरी है, उनसे मिलना ज़रूरी है। बट अगेन हम 100% तो उन सब पे रिलाई कर नहीं सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ ये, एक तो हम एनालिसिस्ट है, मतलब अगर कंपनी के अंदर होता तो चलो थोड़ा हमें पता भी चलता, है ना। हाँ, और हम ये, लेकिन ये ज़रूर देख सकते हैं कि क्या कंपनी सारे गवर्नेंस वो फॉलो कर रही है फिर नहीं, मतलब सारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है फिर नहीं। अब यहाँ पे बुक में इन्होंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं ये जानने के लिए कि मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंस है। मतलब अगर हमें मैनेजमेंट की हम ये जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट कितना लायक है, तो उसके लिए ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ इतने नहीं है, और भी हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, हमें पूछना है अपने आप से कि डू द मेंबर्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टीम possesses the necessary educational qualification in the relevant discipline। क्या जो टॉप मैनेजमेंट की जो टीम है, क्या उनकी उनकी उस टीम में जितने मेंबर्स हैं, क्या उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन कर पाए। मतलब जो ऐसे डिसिप्लिन जो हमारी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं उनके पास, ऐसी नहीं, मतलब क्या उस चीज़ से रिलेटेड एजुकेशंस हैं या फिर नहीं, ठीक है। और अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। जो मतलब हमें ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जो हमारी कंपनी को चलाने में हेल्पफुल हो। और सी है, इफ़ एनी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टीम हैज़ बीन इन सच ए रोल फॉर सेवरल ईयर्स इन एनी कंपनी। अब हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जो कंपनी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कितने साल तक रहा है कंपनी के साथ, और और उस दौरान कंपनी ने कितनी ग्रोथ दिखाई है, और उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज मिलके बनाई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डज द मैनेजमेंट हैव विजन ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म कोई गोल है और उसको लेकर कोई विज़न है कि हाँ कि कंपनी क्या एक्चुअल में करना चाहती है, और क्या कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उनके पास कि वो उसको कैसे अचीव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द मेंबर्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टीम हैव नेसेसरी एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग द करंट स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी। अब राइट नाउ कंपनी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही है, उससे रिलेटेड क्या कंपनी के मैनेजमेंट के पास वो एक्सपीरियंस है, और क्या अगर नहीं है फिर तो मतलब देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान फ्रेशर है तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। हाँ, बट अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर है तो यहाँ पे चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। डज द कंपनी गिव गाइडेंस ऑन एक्सपेक्टेड नियर टीम परफॉर्मेंस, वेदर देयर वेदर दे टिपिकली अचीव सच गाइडेंस। क्या कंपनी कुछ गाइडेंस वगैरह देती है अपने मैनेजमेंट को, क्या कि आपको इस तरीके से आपको ये काम करना ही है, और क्या मैनेजमेंट जो है उसको उस तरीके से अचीव कर पाता है, मतलब उस गाइडेंस को फॉलो करके। हैज़ द मैनेजमेंट इंश्योर्ड टाइमली रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑन ए रेगुलर बेसिस। क्या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो रेगुलर बेसिस वो फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। तो ये भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी पता चलता है ना कि वो मैनेजमेंट कैसा है। इज़ देयर सफिशिएंट डेलीगेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कैसे लिया जाता है। मतलब डिसीजन
ऐसा तो नहीं मतलब कोई भी कभी भी अपने हिसाब से वो ले रहा डिसीजन, या फिर एक एक प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है कि हाँ कि ये जो डिसीजन है वो ये पर्सन लेगा और फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द कंपनी हैव सक्सेशन प्लान फॉर इट्स टॉप मैनेजमेंट? या कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है अपने टॉप मैनेजमेंट टीम के लिए? तो जब ये सारी चीज़ हो जाती है फिर बारी आती है हमें चेक करने की कि कंपनी क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है फिर नहीं। तो देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो अब देखिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है, कुछ जो मेन चीज़ें जैसे कि इन्होंने बोल रखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड 124, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड 124 वो क्या करता है, वो क्या कहता है, इज़ टू इंश्योर दैट कंपनी इज़ रन वेल, टू टेक केयर ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, लैंडर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। तो इनके कहने मतलब क्या है कि मतलब इन लोगों से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंपनी फॉलो करे, ठीक है। और खास तौर पे जो माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखे, ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान रख रही है तो मतलब कि हाँ की कंपनी थोड़ा सीरियस है। नेक्स्ट है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, मतलब जो हमारी रेगुलेटरीज हैं जैसे सेबी हो गया, ठीक है। तो सेबीज वगैरह ये बनाया क्यों गया है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नहीं तो फिर अगर जब इन्वेस्टर ही नहीं होंगे तो स्टॉक मार्केट में फिर रहेगा कौन, क्योंकि मेन तो वही है ना, ठीक है। तो सेबी का जो क्लोज 49 है, ठीक है, ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, देखिए जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है तो एक एग्रीमेंट होता है जो वो जो साइन करती है, ठीक है, सेबी देती है साइन करके। तो उसके जो क्लॉज नंबर 49 है, ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टर। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मतलब इसी में ये आगे लाइन नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स आर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ए कंपनी मस्ट फॉलो, मतलब कम से कम कंपनी को रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने ही चाहिए। अब इसके बारे में आप जो क्लोज नंबर 49 है वो आप पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो उतना मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपको थोड़ा थोड़ा डिप में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं जिससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कंपनी की, जैसे कि बोर्ड कंपोजिशन। अब इनका मतलब क्या है, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ना हमें देखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस बेसिस पे चूज़ किए गए हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ना अलग अलग मतलब डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें से जहाँ तक मुझे पता है कि एक लेडी डायरेक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी कैन इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं ना उनमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड हो सकता है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी, हु आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट एन इंडिपेंडेंट इधर, ठीक है, मतलब जो कि मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है बल्कि वो इंडिपेंडेंट है। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अब देखिए यहाँ पे 3 डायरेक्टर हो गए, एक तो हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फॉर सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग corporate governance standards, majority of the board should comprises of independent directors। अब इन्होंने ये बोला है कि एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगर कंपनी फॉलो कर रही है तो मतलब वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। करेंटली सेबी रेगुलेशंस stipulates that independent directors should constitute at least 50% of board। मतलब इनके कहने मतलब क्या, देखिए independent directors should constitute at least 50% of board if the chairman is an executive director। अगर चेयरमैन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो यानी कि 50% एटलीस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड इन अदर केसेस
मान लेते हैं कोई अगर अदर केस है तो उसमें 1/3 ऑफ द बोर्ड टू बी कंप्राइज बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब उसमें 1/3 एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो हमें देखना चाहिए वो है सेपरेशन ऑफ बोर्ड चेयरमैन्स रोल एंड रोल ऑफ एमडी एंड सीईओ। यानी चेयरमैन का क्या रोल होगा, एमडी का रोल क्या होगा, सीईओ का रोल क्या होगा। द सीईओ ऑफ आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जो सीईओ होता है वो ही आंसर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट इज़ क्रिटिकल दैट द चेयरमैन पोजिशन शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द सीईओ। तो अगर एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी है कि जो चेयरमैन पोजीशन है वो सीईओ ऑक्यूपाई ना करे, ठीक है, और द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। करंटली जो सेबी है, सेबी क्या कहती है, सेबी मैंडेट्स दिस रिक्वायरमेंट फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, जो कि देखिए जितनी भी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है, मतलब इस चीज़ को फॉलो करना कि उनकी कि जो चेयरमैन पोजीशन है वहाँ पर सीईओ नहीं होना चाहिए। फॉर कंपनीज वेयर इट इज़ एप्लीकेबल इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी दैट द सीईओ शुड नॉट बी फ्रॉम द प्रमोटर ग्रुप। और अगर ये चीज़ होती है तो यानी कि फिर यहाँ पर ये भी है कि जो सीईओ है वो प्रमोटर ग्रुप में से नहीं होना चाहिए। अब प्रमोटर ग्रुप मतलब जो कि आप बोल सकते हो मेन शेयर होल्डर्स, ठीक है, मतलब जिनके पास एटलीस्ट मतलब जिनके पास ज़्यादा पोर्शन होता है शेयर का, ठीक है, आप उन्हें बोल सकते हो प्रमोटर्स, मतलब अपने सेंस को, मतलब अपने सेंस के हिसाब से, ठीक है, समझने के लिए। थर्ड है नॉमिनेशन कमेटी फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, हम इस चीज़ को भी हमें चेक करना है। द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इज लाइकली टू बी हाई इफ कंपनी executives do not have role in their appointment. Therefore, nomination committee to appoint independent directors should ideally consist exclusively of independent directors alone. तो इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का देखिए एक ना एक कमेटी होती है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वो चूज़ करती है, सिलेक्ट करती है। तो हमें देखना ज़रूरी है कि उस कमेटी में कौन कौन से लोग हैं और वो किसको चूज़ कर रहे हैं और उसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑडिटर फीस। अब देखिए ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर वो होता है जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको ऑडिट करता है, मतलब जांचता है कि जो बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या रियलिटी में ऐसा है भी या फिर नहीं। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो वो तो सीए करता है, बट सीए नहीं करता, सीए फर्म करती है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जो ऑडिटर है वो कौन है। ध्यान रहे कि ऑडिटर कोई भी रिलेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए, फिर कोई चाचा ताऊ लड़का नहीं होना चाहिए, ये लॉ में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब लॉ ये कहता है कि मतलब कोई जो जो क्लोज रिलेटिव वगैरह होता है ना वो कभी, ठीक है, ऐसी जो फर्म होती हैं वो अपने फ्रेंड्स या फिर मतलब अपने फ्रेंड्स हो गए या फिर रिलेटिव हो गए, ठीक है, उनकी उनकी फर्म को वो ऑडिट नहीं कर सकती हैं, फर्म बोलो कंपनी, ठीक है। ऑडिट इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए, क्योंकि एक कंपनी की बैलेंस शीट ही तो होती है जिस पे हम अपना भरोसा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब देखिए दो ही चीज़ तो चेक करते हैं हम जब कंपनी का एनालिसिस करते हैं, एक तो कंपनी बैलेंस शीट और दूसरा कंपनी मैनेजमेंट। तो अब कंपनी अगर बैलेंस शीट ही अगर गलत बनी है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो जो हमारी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं फिर तो बेकार ही है। इसीलिए ऑडिटर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए सीए का रोल इम्पोर्टेंट है। फॉर एन ऑडिटर टू बी एबल टू बी ट्रूली and completely independent, it is necessary that they should not be over dependent on the fees earned from a given corporate entity or a business group, ठीक है। तो एक ऑडिटर तभी ट्रू हो पाएगा अपने आप से और बाकी लोगों से जब वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो अपनी फीस के लिए उनसे, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये होगा कि हाँ कि वो
वो कोशिश करेगा कि भाई चलो इनके हिसाब से मैं बना देता हूँ मैं, ठीक है, इनके हिसाब से जो ऑडिट रिपोर्ट है वो बना देता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक इफ़ auditor remuneration for all the services they provide to the group entity is less than 10% of overall income, ठीक है, मतलब जो ओवरऑल इनकम है उस एंटिटी की, ठीक है ना, उसका उसका 10% उसकी इनकम का 10% से कम होना चाहिए, तब हम उस पर थोड़ा सा रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है, मान लेते हैं कि अगर ऑडिटर को काफ़ी भारी भरकम अगर रकम दी गई है तो हो सकता है कि हाँ भाई वहाँ पर गड़बड़ी हो जाए, मतलब वो एक एक सही रिपोर्ट ना बनाए, और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए भी हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑडिटर की जो फीस है वो भी चेक करना ज़रूरी है कि वो कितनी है, तो वो लेस देन 10% होनी चाहिए, ठीक है, जो भी एंटिटी की इनकम है उसकी। फिर ऑडिटर रोटेशन, ऑडिटर रोटेशन इट इज़ नेसेसरी दैट ऑडिटर्स आर रोटेटेड वंस इन 5 years, मतलब ये ज़रूरी है कि 5 साल में कम से कम एक बार तो क्या था ऑडिटर चेंज हो। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर कंपनी कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है तो वो हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिटर कमेटी कंपोजिशन, ठीक है। द ऑडिट कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड फॉर नॉमिनेटिंग ऑडिटर्स। तो ये जो कमेटी होती है वो क्या करती है, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका रिव्यू करती है, प्लस वो ऑडिटर को नॉमिनेट करती है, मतलब चूज़ करती है कि हाँ भाई कि कौन हमारा ऑडिटर होना चाहिए। आइडली द ऑडिट कमेटी शुड कंप्राइज एंटायरली ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आमतौर पे ये होना चाहिए कि मतलब अगर रियल तौर पे अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर फॉलो कर रहे हैं तो ऑडिटर जो है, ठीक है, तो जो ऑडिटर है कंप्राइज एंटायरली ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जब जब भी कोई ऑडिट कमेटी बनाई जाएगी तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, और सेबी कहती है कि सेबी कहती है सेबी रेगुलेशंस रिक्वायर्स एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर्स टू बी इंडिपेंडेंट। 2/3 जो मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए जब जब भी आप ऑडिट कमेटी आप बना रहे हो। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो प्रमोटर्स हैं ना उनकी ट्रांजेक्शन्स पे हमें ध्यान देना है। ट्रांजेक्शन मतलब वो कितना शेयर किसको कब कहाँ कैसे बेच रहे हैं, और क्या उन्होंने अपने शेयर्स उन्होंने प्लेज करके रखे हुए हैं, और प्लेज हैं तो कितने प्लेज हैं। अगर ज़्यादा हैं तो थोड़ी सी खतरे घंटी है, क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा हैं मतलब ज़्यादा अगर शेयर प्लेज करके रखे हैं तो मतलब हो सकता है कि उनको ट्रस्ट ना हो भाई अपने बिजनेस पे, या फिर निकलने वाले हों, ठीक है, क्योंकि येस बैंक के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 7 पॉइंट पे, रेमुनरेशन कमेटी कंपोजिशन। अब ये जो कमेटी होती है वो ये डिसाइड करती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, ठीक है, और बाकी मैनेजमेंट वगैरह है, ठीक है, उनकी जो सैलरीज वगैरह हैं वो कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसका जो कंपोजिशन है उसके लिए भी सेबी ने यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो देखिए सेबी ने क्या कहा है कि सेबी रेगुलेशन करेंटली स्टिपुलेट्स दैट ऑल मेंबर्स शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मतलब जितने भी इसके मेंबर होने चाहिए ना वो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, और चेयरमैन ऑफ कमेटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जो चेयरमैन होना चाहिए इस कमेटी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। फिर नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब बारी आ गई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सैलरी के बारे में। भाई अब तक तो उसको सारे रेट दिए जा रहे थे। It is important that all the income that an independent director earns from a company for all assignments are thoroughly disclosed so that shareholders can evaluate the true degree of independence of such directors। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कितनी सैलरी वगैरह दी जा रही है किस किस चीज़ों के लिए,
ठीक है, वो भी देखना ज़रूरी है। अगर उसको कुछ ज़्यादा ही अमाउंट दिया जा रहा तो मतलब हम उस पर भी हम डाउट कर सकते हैं भाई। अब उस पर भी उसके ऊपर से भी हम अपना भरोसा उठा सकते हैं। सो the SEBI regulations have several other provisions related to meeting of director, various committees and several other aspects। ठीक है, अब जो सेबी के जो रेगुलेशंस हैं ना उसमें और भी अदर मतलब प्रोविजंस हैं अलग अलग चीज़ों को लेके। ठीक है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस शुड encompass all the above. However, it would be preferable if the companies follow even stronger corporate governance practices than those mandated by the regulator। मतलब चलो ये बात तो अच्छी है, अगर कंपनी जो कि कंपनी फॉलो कर रही है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हमारे रेगुलेटर्स उन्होंने बनाई है, बट अगर इसके अलावा अगर वो कुछ और भी स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अगर अपने लिए बनाती है, उसको फॉलो करती है, तो ये और अच्छी बात होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की। ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग्स भी हमें देखना ना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसमें देखा जाता है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बट फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे।